जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अगला टॉपिक है वर्षा का प्रकार और वितरण। वर्षा का प्रकार और वितरण एक ही साथ पूछा जाता है, अलग अलग प्रश्नों के रूप में नहीं उठाया जाता है। उत्पत्ति या जनन प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अथवा जनन प्रक्रिया के आधार पर वर्षण को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। संवहनीय वृष्टि, पर्वतीय वृष्टि और तीसरा है वाताग्रीय अथवा चक्रवातीय वृष्टि। वाताग्रीय अथवा चक्रवातीय वृष्टि के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अलग से केवल वर्षा के बारे में लिख देना है ना। वाताग्र और चक्रवात के बारे में आप पढ़ लिए है ना। तो वाताग्र और चक्रवात से किस तरह से वर्षा होती है 4 लाइन यहाँ पे लिख देंगे, उतना ही पर्याप्त है। यहाँ पूरी व्याख्या नहीं करनी है कि 2 वायु राशियों के मिलने से ये होता है वो होता है, बहुत ज्यादा नहीं, जरा सा लिख देंगे हो जाता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं संवहनीय वृष्टि। काफी कुछ आप भारतीय भूगोल में सामान्य अध्ययन में पढ़े हैं, जलवायु विज्ञान वहां पे भारतीय जलवायु तो जानते हैं, फिर भी संवहनीय वृष्टि का मैकेनिज्म थोड़ा सा जटिल होता है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जटिल बातें होती हैं उन्हें लिख देंगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। सबसे पहली बात, संवहनीय वृष्टि का मतलब होता है, सरल भाषा में पहले समझ लीजिए, जिन क्षेत्रों पर ग्लोब पर, जिन क्षेत्रों पर धरातल बहुत अधिक गर्म होता है, मतलब जिन क्षेत्रों में सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है वहां पर धरातल काफी गर्म हो जाता है। धरातल गर्म हो जाता है तो वायु में संवहन धाराएं उठने लगती हैं, है ना, देखा होगा आपने। तो संवहन धाराएं उठने लगती हैं, संवहन धाराओं के उठने से जो वर्षा होती है उसे ही हम संवहनीय वृष्टि कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि संवहनीय वृष्टि विषुवत रेखीय अथवा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की विशेषता है। विशेष रूप से विषुवत रेखीय मतलब विषुवत रेखा के आसपास। तो संवहनीय वृष्टि विषुवत रेखीय प्रदेशों की विशेषता होती है। धरातल के अत्यधिक ऊष्मन से वायु में संवहन धाराएं उठने लगती हैं, है ना। धरातल के अत्यधिक ऊष्मन से वायु में संवहन धाराएं उठने लगती हैं। इन संवहन धाराओं के उठने से वायु में ऋद्धोष्म शीतलन और संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके माध्यम से होने वाली वर्षा को ही हम संवहनीय वृष्टि कहते हैं। आरोही वायु मतलब ऊपर उठने वाली, जो ऊपर उठने वाली वायु धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आरोही वायु। ऊपर उठना मतलब ऊपर उठने वाली हवा मतलब आरोही, ऊपर उठना मतलब आरोहण। आरोहण क्या मतलब ऊपर उठना, और जो ऊपर उठने वाली वायु है उसे हम कहते हैं आरोही वायु, है ना। तो जो आरोही वायु होती है, ऐसे मान लेते हैं धरातल से ऊपर उठ रही है ना। तो आरोही वायु का रोधोष्म शीतलन वायुमंडल के सामान्य ताप ह्रास दर से अधिक होता है। जैसे कि वायुमंडल का एक सामान्य ताप ह्रास दर होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडल जो है ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडल 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, एक स्तर आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं वायुमंडल का सामान्य ताप ह्रास दर, जो कि आप जानते हैं। तो आरोही वायु धारा का रोधोष्म शीतलन वायुमंडल के सामान्य ताप ह्रास दर से कम होता है। सॉरी, उसका रोधोष्म शीतलन वायुमंडल के सामान्य ताप ह्रास दर से अधिक होता है। मतलब जितनी ऊंचाई पर हवा ठंडी होती है ना, उससे भी ज्यादा ठंडी हो जाती है रोधोष्म शीतलन से। अब हवा अगर रोधोष्म शीतलन से अधिक ठंडी हो गई तो ऊपर उठेगी। हवा कब उठेगी, जब वायुमंडल के सामान्य ताप ह्रास दर से रोधोष्म शीतलन कम हो, तभी तो हवा ऊपर उठेगी ना। अब अगर आरोही वायु राशि का या आरोही वायु धारा का रोधोष्म शीतलन वायुमंडल के सामान्य ताप ह्रास दर से भी अधिक है उसका शीतलन, तो ऊपर नहीं उठ पाएगी। जबकि वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना, ये संघनन स्तर लिखा है, जबकि वर्षा होने के लिए वायु का संघनन स्तर से ऊपर जाना जरूरी है। संघनन स्तर वो स्तर होता है जिस स्तर पर हवा का संघनन प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें एक अड़चन की बात कर रहा हूं। अड़चन यह है कि आरोही वायु धारा का रोधोष्म शीतलन वायुमंडल के सामान्य ताप ह्रास दर से अधिक होता है, जिससे हवा ऊपर नहीं उठ पाती है। परंतु यदि हवा में आर्द्रता की मात्रा अच्छी खासी है, परंतु यदि हवा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की मात्रा अच्छी खासी है, तो संघनन स्तर पर
पहुंचने पर संघनन स्तर पर वायु का संघनन प्रारंभ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संघनन से वायुमंडल को संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होने लगती है। इसको संक्षेप में ऐसे लिखेंगे कि परंतु यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अच्छी खासी है तो संघनन स्तर पर वायुमंडल को संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होने लगती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होने से वायु का रुद्धोष्म शीतलन अपेक्षाकृत कम हो जाता है। मैंने शुरू क्या बताया था कि आरोही वायु राशि का रुद्धोष्म शीतलन वायुमंडल की सामान्य तापराशि दर से अधिक होता है, यानी ज्यादा तेजी से ठंडी होती है जब रुद्धोष्म शीतलन होता है तो ऊपर नहीं उठ पाएगी। लेकिन यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अच्छी खासी है तो संघनन स्तर पर संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होने लगती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होने से आरोही वायु का रुद्धोष्म शीतलन अपेक्षाकृत कम हो जाता है। रुद्धोष्म शीतलन कम होने से वायु को ऊपर उठने में मदद मिलती है ना। रुद्धोष्म शीतलन जितना ही कम होगा तो वायु को ऊपर उठने में मदद मिलती है। इस प्रकार वायु में आर्द्रता की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, वायु में आर्द्रता, समुद्री हवाएं आनी चाहिए तभी तो आर्द्रता की मात्रा होगी ना। वायु में आर्द्रता की मात्रा जितनी अधिक होगी, वायुमंडल को संघनन की गुप्त ऊष्मा की मात्रा उतनी ही अधिक प्राप्त होगी और परिणाम स्वरूप वायु को ऊपर उठने में भी उतनी ही अधिक मदद मिलेगी, या परिणाम स्वरूप वायु का आरोहण उतनी ही अधिक ऊंचाई तक होगा। इस प्रकार यदि वायु में आर्द्रता जब अधिक होती है तो संघनन स्तर के बाद भी काफी ऊंचाई तक बादलों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर उठेगा संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त हो रही है। संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त संघनन स्तर के बाद वायुधारा जितनी ही अधिक ऊंचाई पर उठेगी, संघनन स्तर के बाद अगर इसमें आर्द्रता अच्छी खासी है तो संघनन हो जाता है संघनन स्तर पर, परिणामस्वरूप वायुमंडल को संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होने लगती है। अब संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होने से इस वायुधारा को और ऊंचाई तक उठने में मदद मिलती है। तो परिणामस्वरूप इसलिए हम कह सकते हैं कि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होने पर संघनन स्तर के बाद भी काफी ऊंचाई तक बादलों का निर्माण हो जाता है और धरातल से मीलों ऊंचाई तक कपासी वर्षी मेघ और मीलों ऊंचाई तक कपासी वर्षी मेघ छाए रहते हैं। कपासी मेघों से ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कपासी मेघ कहते हैं। जिन मेघों से वर्षा होती है उन्हें क्या कहते हैं? कपासी वर्षी मेघ। परिणाम स्वरूप मीलों ऊंचाई तक कपासी वर्षी मेघ छाए रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में इन मेघों से मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है। संवहनी वृष्टि मुख्य रूप से विषुवत-रेखी प्रदेशों की विशेषता है। मुख्य रूप से 10 अंश उत्तरी अक्षांश और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। 10 अंश उत्तरी और 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वर्ष भर संवहनी वृष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्याताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है तो संवहन धाराएं वर्ष भर उठती रहती हैं। 10 उत्तरी और 10 दक्षिणी की क्षेत्रों में सब वर्ष भर संवहन धाराएं उठती हैं, परिणामस्वरूप वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है। संवहनी वर्षा बौछार के रूप में होती है, इसलिए अल्पकालिक होती है। ऐसा नहीं कि वर्ष भर बारिश नहीं होती रहती है। मौसम तो वर्षा का इन क्षेत्रों में बारिश का मौसम साल भर होता है, लेकिन लगातार नहीं होता है। जैसे थोड़ी देर खूब झमाझम बारिश हुई, फिर थोड़ी देर शांत हो गया, फिर थोड़ी देर झमाझम बारिश हुई, थोड़ी देर शांत हो गया, इस तरह से वर्षा होती है। तो संवहनी वृष्टि बौछार के रूप में होती है, मतलब कम समय में अधिक वर्षा हो जाती है। तो संवहनी वृष्टि बौछार के रूप में होती है, इसलिए अल्पकालिक होती है। ठीक है। तो संवहनी वृष्टि बौछार के रूप में होती है, इसलिए अल्पकालिक होती है। इसलिए अधिकांश जो जल धरातल पर गिरता है वो बहकर नदियों में चला जाता है। अब कम समय में अगर आप अधिक जल गिरा देंगे तो बहकर नदियों में चला जाएगा, तो मिट्टी को अवशोषित करने का मौका नहीं मिलता है। मिट्टी को उस जल को, वर्षा के जल को अवशोषित करने का मौका नहीं मिल पाता है ना। तो चूंकि ये बौछार के रूप में होती है, अल्पकालिक होती है, इसलिए अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में वर्षा की कम मात्रा संचित हो पाती है। अचानक बारिश हुई, बहकर नदियों में चला गया, तो इसके परिणामस्वरूप मिट्टी में वर्षा की कम मात्रा प्राप्त हो पाती है। इसके परिणाम यही कारण है कि संवहनी वृष्टि वनस्पतियों के लिए
कम लाभदायक मानी जाती है। दूसरी बात, संवहनी वृष्टि जल बूंदों के रूप में होती है। ठीक है, शायद ही कभी हिम वर्षा होती हो। मतलब आमतौर पर विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में जो संवहनी वृष्टि होती है वो जल बूंदों के रूप में होती है। गर्म क्षेत्र है, यहाँ पे जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है, शायद ही कभी हिमपात होता हो। ठीक है, अगली वृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, पर्वतीय वृष्टि। जब अत्यधिक आर्द्रता या ह्यूमिडिटी युक्त सागरी हवाएं महाद्वीपों पर पर्वतीय ढाल के सहारे आरोहण करती हैं। जब अत्यधिक आर्द्रता युक्त सागरी हवाएं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, आर्द्रता युक्त सागरी हवाएं यहाँ पे लिख दीजिए। जब अत्यधिक आर्द्रता युक्त सागरी हवाएं महाद्वीपों पर पर्वतीय ढालों के सहारे आरोहण करती हैं, मतलब ऊपर चढ़ती हैं, तो उनमें ऋद्धोष्म शीतलन और संघनन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप संघनन से होने वाली वृष्टि को पर्वतीय वृष्टि कहते हैं। या संक्षेप में कहें तो अत्यधिक आर्द्रता युक्त समुद्री हवाओं के महाद्वीपों पर पर्वतीय ढालों के सहारे आरोहण करने से होने वाली वृष्टि को पर्वतीय वृष्टि कहते हैं। ठीक है, जब ये हवाएं पर्वतीय ढाल के सहारे आरोहण करती हैं तो उसमें ऋद्धोष्म शीतलन और संघनन प्रारंभ हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ये हवाएं अपनी आर्द्रता को जल बूंदों के रूप में पर्वतीय ढालों पर छोड़ देती हैं, है ना। जब ये हवाएं ढाल के सहारे आरोहण करती हैं तो ऋद्धोष्म शीतलन द्वारा उनका संघनन प्रारंभ हो जाता है, जिसके चलते समुद्री हवाएं अपनी अधिकाधिक आर्द्रता को जल बूंदों के रूप में पर्वतीय ढालों पर छोड़ देती है। इसे हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। लेकिन पर्वतीय वर्षा के लिए अकेले पर्वत या पठारी उत्तरदायी नहीं होते। यानी पर्वतीय वर्षा के लिए अकेले पर्वत या पठार ही उत्तरदायी नहीं होते। यानी पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत वायुधाराएं जो ऊपर उठती हैं, अकेले पर्वत ही उसके लिए उत्तरदायी नहीं होते। यानी वायु को ऊपर उठने के लिए जब ढालों के सहारे वायु ऊपर उठती है तो वायु के आरोहण में केवल पर्वतीय ढाल अकेले उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि वायु को पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत भी वायु को ऊपर उठने के लिए वायु में संवहनी अस्थिरता होनी जरूरी है। संवहनी अस्थिरता मतलब गर्म होकर ऊपर उठने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं संवहनी अस्थिरता। जब धरातल गर्म होता है तो हवाएं गर्म होकर जो ऊपर उठती है ना, उसे हम कहते हैं संवहनीय अस्थिरता। तो पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत भी वायु धाराएं अकेले पर्वतों के सहारे ही ऊपर नहीं उठती हैं, बल्कि वायु का आरोहण तभी हो सकता है जब वायु में संवहनीय अस्थिरता विद्यमान हो। यानी पर्वतीय वर्षा के लिए अकेले पठार या पर्वत उत्तरदायी नहीं होते हैं। पर्वतीय वर्षा भी तभी हो सकती है जब वायु में पहले से संवहनीय अस्थिरता विद्यमान हो। समझ रहे हैं ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि पर्वतीय ढालों के सहारे वायु को ऊपर उठने में जो मदद मिलती है, पर्वतीय ढालों के सहारे वायु की ऊपर उठने में जो मदद मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रभाव कहते हैं। ये लिख दीजिएगा, ट्रिगर प्रभाव। पर्वतीय ढालों के सहारे भी वायु को ऊपर उठने में तभी मदद मिलती है जब वायु में संवहनी अस्थिरता विद्यमान हो। पर्वतीय ढालों के सहारे वायु के ऊपर उठने में जो मदद मिलती है उसे हम ट्रिगर प्रभाव कहते हैं। ठीक है। पर्वतीय वर्षा जलबूंदों के रूप में होती है और हिमकणों के रूप में भी होती है। ठीक है, 3000 मीटर। पर्वतीय वर्षा जलबूंदों के रूप में भी होती है और हिमकणों के रूप में भी होती है। ये हिमकण है, ये जलबूंद है। ठीक है। सामान्यतः 3000 मीटर से कम ऊंचे ढालों पर, सामान्यतः 3000 मीटर से कम ऊंचे ढालों पर वर्षा जलबूंदों के रूप में होती है और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित ढालों पर वर्षा हिमकणों के रूप में होती है, या 3000 मीटर से अधिक ऊंचे ढाल पर हिमवृष्टि होती है या वर्षा हिमकणों के रूप में होती है। ठीक है। पर्वतीय वर्षा की एक विशेषता है, उस विशेषता के बारे में जान लेना चाहिए। पर्वतीय वर्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इससे होने वाली अधिकांश वृष्टि पवन सम्मुख ढालों पर होती है। अधिकांश वृष्टि पवन सम्मुख ढालों पर होती है। पवन विमुख ढालों पर वर्षा आकस्मिक रूप से घट जाती है।
यहाँ पर तो खूब वर्षा होती है। पवन विमुख ढालों पर वर्षा की मात्रा आकस्मिक रूप से घट जाती है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम, कहीं कहीं बूंदें गिर जाती है तो गिर जाती है, ये देखिए कहीं कहीं बूंद दिखाई दे रही है। मतलब इसकी विशेषता है पर्वतीय वृष्टि की, पवन सम्मुख ढालों पर ही, पर्वत का वो ढाल जिससे हवाएं आकर टकराती है उसे हम कहते हैं पवन सम्मुख ढाल, और जिससे होकर हवाएं उतरती हैं उसे हम कहते हैं पवन विमुख ढाल। तो पवन सम्मुख ढालों पर तो खूब वर्षा होती है, लेकिन पवन विमुख ढालों पर वर्षा की मात्रा आकस्मिक रूप से घट जाती है। ऐसा दो कारणों से होता है। एक, पहला तो ये कि सागरी हवाएं अपनी अधिकाधिक आर्द्रता, मतलब अपनी अधिकांश आर्द्रता को सागरी हवाएं पवन सम्मुख ढालों पर ही छोड़ देती हैं, है ना। अपनी अधिकांश आर्द्रता को पवन सम्मुख ढालों पर ही गिरा चुकी होती है, जिससे पवन विमुख ढालों पर पहुंचने पर वायु में आर्द्रता की मात्रा काफी घट जाती है। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, जब हवाएं पवन विमुख ढाल के सहारे हवाओं का अवरोहण होता है, जब पवन विमुख ढाल के सहारे हवाओं का अवरोहण होता है, अवरोहण मतलब नीचे उतरना, तो जब हवाओं का अवरोहण होता है तो नीचे उतरने से हवाओं में रुद्धोष्म ताप वृद्धि हो जाती है। जब हवाएं ऊपर चढ़ती है ना तो रुद्धोष्म शीतलन होता है, और जब हवाएं नीचे उतरती हैं उसे हम कहते हैं रुद्धोष्म ताप वृद्धि। और जब हवाओं के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो उनमें वर्षा करने की क्षमता का ही लोप हो जाता है। यानी जब हवा का तापमान बढ़ जाएगा तो उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो घट जाएगी। जैसे जैसे हवा ठंडी होती जाएगी, अगर हवा ऊपर उठ रही है तो हवा ठंडी होती जाएगी, और ठंडी हवा का सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप गर्म पानी में चीनी को ज्यादा घोल सकते हैं, पानी को अगर ठंडा कर दिए तो उसमें चीनी बहुत ज्यादा नहीं घुलेगी, लेकिन पानी अगर गर्म है तो उसमें चीनी को ज्यादा घोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में चीनी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब पवन विमुख ढाल के सारे हवाओं का अवरोहण होता है तो हवाओं में रुद्धोष्म ताप वृद्धि हो जाती है, यानी उनकी सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, क्योंकि वो आर्द्रता को छोड़ नहीं पाती, अपने में धारण कर लेती हैं हवाएं। तो अवरोहण होने पर हवाओं के रुद्धोष्म ताप वृद्धि के चलते उनकी सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। परिणाम स्वरूप अवरोहण करने वाली हवाओं में वर्षा करने की क्षमता का ही लोप हो जाता है। ठीक है। ये उदाहरण के लिए यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखते हैं, हम भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखें तो पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, है ना, तो पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री के पश्चिमी ढालों और मालाबार तट पर, यहाँ पश्चिमी घाट के पश्चिम में कौन सा तट है? केरल का मालाबार तट है ना, पश्चिमी घाट के पश्चिम में। यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखें तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और मालाबार तट पर तो 250 सेंटीमीटर वार्षिक से भी अधिक वर्षा होती है। 250 या 300 सेंटीमीटर वार्षिक से भी यहाँ अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर स्थित क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिकांश आकस्मिक रूप से घट जाती है और ये क्षेत्र सूखे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए विदर्भ का क्षेत्र, महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र और पुणे, है ना, महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र और पुणे, है ना, इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र और पुणे वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है ना। अगला हम देखेंगे वाताग्री अथवा चक्रवाती वृष्टि। पहले हम वाताग्री वृष्टि को देख लेते हैं। वाताग्री वृष्टि को भी हम चक्रवाती वृष्टि कह सकते हैं। यहाँ पे चक्रवाती शब्द मैंने स्पेशली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है ना उसके लिए लिखा है चक्रवाती वृष्टि। पहले वाताग्री वृष्टि को समझ लेते हैं। दोनों गोलार्धों में पछुआ पवन की पेटी में, दोनों गोलार्धों में पछुआ पवन की पेटी में जब दो विभिन्न भौतिक लक्षणों या दो विभिन्न गुणधर्म वाली वायु राशियां आकर आपस में टकराती हैं, पछुआ पवन की पेटी में जब दो विभिन्न गुणधर्म वाली वायु राशियां जिनके तापमान और आर्द्रता में पर्याप्त अंतर होता है आकर अभिसरित होती हैं, तो वे परस्पर घुल मिल नहीं पाती, बल्कि पृथक भौतिक गुणधर्म के चलते उनके सीमांत क्षेत्र में एक संक्रमण पेटी अथवा ढलुआ सीमा सतह का निर्माण हो जाता है। इस ढलुआ सीमा सतह को हम वाताग्र कहते हैं। ठीक है। इन वाताग्रों के सहारे होने वाली वर्षा को ही हम वाताग्री वृष्टि कहते हैं। यानी वाताग्रों के सहारे जो वर्षा होती है उसे हम वाताग्री वृष्टि कहते हैं।
जलवायु सीमा सतह या संक्रमण पेटी का निर्माण होता है दोनों वायु राशियों के मध्य, जिसे हम वाताग्र कहते हैं। वाताग्र के सहारे होने वाली वर्षा को ही हम वाताग्रीय वृष्टि कहते हैं। वाताग्र के अंतर्गत शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र पर वर्षा की मात्रा और प्रकृति में अंतर होता है। उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्रों पर यानी दोनों वाताग्रों पर वर्षा की मात्रा और प्रकृति में अंतर पाया जाता है। वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि का शीतल वायु राशि के ऊपर आरोहण होता है। ठीक है। शीत वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि का आरोहण तीव्र ढाल के सहारे होता है, खड़ी ढाल के सहारे होता है। क्योंकि शीत वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि का आरोहण आकस्मिक रूप से तीव्र ढाल के सहारे होता है, जिससे उसका रुद्धोष्म शीतलन और संघनन भी तेजी से होता है। परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के सहारे होने वाली वर्षा बौछार के रूप में आकस्मिक होती है ना। शीत वाताग्र के सहारे झंझावती और आकस्मिक वर्षा होती है, जबकि उष्ण वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि का आरोहण मंद ढाल के सहारे क्रमिक रूप से होता है ना। सब जानते हैं आप, उष्ण वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि का आरोहण मंद ढाल पर क्रमिक रूप से होता है। परिणाम स्वरूप उष्ण वाताग्र के सहारे संघनन और रुद्धोष्म शीतलन और संघनन की क्रिया भी क्रमिक रूप से होती है। परिणाम स्वरूप उष्ण वाताग्रों पर होने वाली वर्षा फुहार के रूप में और लंबे समय तक चलती रहती है। ठीक है। वाताग्रीय वर्षा की एक और विशेषता है, वो क्या है? वाताग्रीय वर्षा की एक विशेषता तो यह है कि बादलों का निर्माण उष्ण वायु राशि के क्षेत्र में होता है। बादलों का निर्माण तो उष्ण वायु राशि के क्षेत्र में होता है, क्योंकि आरोहण तो उष्ण वायु राशि का हो रहा है ना, तो बादलों का निर्माण तो उष्ण वायु राशि के क्षेत्र में होता है, लेकिन वर्षा शीतल वायु राशि के क्षेत्र में होती है। दिखाई दे रहा है कैसे? बादलों का निर्माण उष्ण वायु राशि के क्षेत्र में, जबकि वर्षा शीतल वायु राशि के क्षेत्र में होता है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा विषुवत रेखीय प्रदेशों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भारी वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। यहाँ पे इन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उष्ण चक्रवातों से वर्षा की भारी मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंतर्गत होने वाली वर्षा दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से नहीं होती है, बल्कि उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत होने वाली वर्षा तब होती है जब निम्न वायुदाब के केंद्र को भरने के लिए हवाएं आगे बढ़ती हैं, तो चक्राकार मार्ग में उनका आरोहण हो जाता है। आरोहण मतलब ऊपर उठ जाती है, ऐसे गोल गोल घूमते हुए, ऐसे गोल गोल घूमते हुए हवा ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत दो वायु राशियों के मिलने से वर्षा नहीं होती है, बल्कि जब हवाएं, फिर से सुनिए, उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत होने वाली वर्षा दो वायु राशियों के मिलने से नहीं होती है, बल्कि जब हवाएं निम्न वायुदाब के केंद्र को भरने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो चक्राकार मार्ग में हवाओं का आरोहण हो जाता है, जिससे हवाओं का रुद्धोष्म शीतलन और संघनन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत होने वाली वर्षा झंझावती और मूसलाधार होती है, अर्थात कम समय में बहुत अधिक वर्षा प्राप्त हो जाती है उष्ण चक्रवातों से। ये हो गया वर्षा का प्रकार। उम्मीद है आप इसे बेहतर ढंग से समझे होंगे। पहली बार में नहीं तो दूसरी बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप ना समझ पाए। हाँ, जो मैंने टेक्निकल बातें बताई हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया करिए। एग्जाम में जब आप अपना उत्तर देंगे तो दुनिया भर का विवरण काम नहीं आता है, वहां पर टेक्निकल बातें आप बता देंगे। जैसे संवहनी वर्षा मैंने क्या बताया कि उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय प्रदेशों में वायु धाराओं के उठने से जो वर्षा होती है उसे संवहनी वृष्टि कहते हैं। आरोही वायु राशि का यानी वायु धाराएं उठती है ना, तो आरोही जो संवहन धाराएं उठते हैं तो उसके सारे हवा ऊपर उठती है, तो आरोही वायु राशि का रुद्धोष्म शीतलन वायुमंडल की सामान्य ताप ह्रास दर से अधिक होता है। तो हवा अगर ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो ऊपर कैसे उठेगी। लेकिन यदि हवा में संघनन की आर्द्रता की मात्रा अच्छी खासी है तो संघनन स्तर पर पहुंचते पहुंचते वायुमंडल को संघनन की गुप्त उष्मा प्राप्त होने लगती है। संघनन की गुप्त उष्मा प्राप्त होने से, है ना, रुद्धोष्म शीतलन में कमी आती है। संघनन की गुप्त उष्मा प्राप्त होने से आरोही वायु राशि के रुद्धोष्म शीतलन में कमी आती है। परिणाम स्वरूप
वायु को और अधिक ऊंचाई तक उठने में मदद मिलती है ना। इस प्रकार वायु में आर्द्रता की मात्रा जितनी अधिक होगी, वायुमंडल को संघनन की गुप्त ऊष्मा उतनी अधिक प्राप्त होगी, परिणाम स्वरूप वायु को ऊपर उठने में उतना ही अधिक मदद मिलेगा और परिणाम स्वरूप वर्षा भी उतनी ही अधिक होगी। संघनन स्तर से हवाएं जितने ही ऊपर उठ जाएंगी उतनी ही ऊंचाई तक कपासी वर्षी मेघों का निर्माण होता है। इसके पहले इसको मैंने विस्तृत बताया। इस बात को लिख देंगे संवहनी वृष्टि में। ऐसे तो संवहनी वृष्टि पूछी जाएगी तो हर कोई उत्तर लिख देता है, कोई छोड़ता नहीं अपना उत्तर, लेकिन टेक्निकल बातें लिख देने से नंबर अच्छा मिलता है। इसी तरह जब वाताग्रीय वृष्टि बताएंगे तो आप बताएंगे कि शीत वाताग्र के सहारे कैसे उष्ण वायु राशि का अचानक आरोहण हो जाता है खड़ी ढाल के सहारे, है ना, जबकि उष्ण वाताग्र के सहारे मंद ढाल के सहारे धीरे धीरे आरोहण होता है। तो वर्षा क्रमिक रूप से होती है। क्यों? क्योंकि रुद्धोष्म शीतलन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे, और संघनन भी धीरे धीरे। यहाँ रुद्धोष्म शीतलन आकस्मिक रूप से और संघनन भी आकस्मिक रूप से, जिससे वर्षा झंझावती हो जाती है। ये हो गया वर्षा के प्रकार। वर्षा का वितरण इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे।